तो आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा वीडियो का, लास्ट 90 डेज स्ट्रेटेजी फॉर एनडीए टू 2026। तो भाई रियली बताऊंगा, अगर आप एनडीए को लेकर सीरियस हो ना तभी इस वीडियो को देखना, वरना बेशक मेरी वीडियो को स्किप कर सकते हो आप, क्योंकि मैं एक सीरियस एनडीए एस्पिरेंट हूँ। और मैं ये कोई ना तो मैं कोई टीचर हूँ और ना ही मैंने एनडीए क्वालिफाई किया है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ, मैं खुद एक रियलिस्टिक एनडीए एस्पिरेंट की तरह ये वीडियो बनाने वाला हूँ, क्या स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया था और मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको क्या फॉलो करना चाहिए और डोंट फॉलो, मतलब क्या आपको स्किप करना चाहिए, क्या मिस्टेक है जो अवॉइड करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो फर्स्टली मेरा नाम प्रमोद है एंड आई एम एनडीए एस्पिरेंट। आई एम टारगेटिंग एनडीए 2026 एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू बी टेल यू व्हाट डिड द मिस्टेक्स इन एनडीए 2026, ठीक है। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि आपको पूरा सिलेबस नहीं करना। क्या, अभी तक अगर आप शुरू नहीं करी है प्रिपरेशन तो उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, पूरा सिलेबस नहीं करना, ना ही सिलेबस के पीछे भागना है, क्योंकि एनडीए का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। इसमें टोटल 11 to 12 सब्जेक्ट्स रहते हैं, मैथ्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स, ठीक है। कितनों के 10 सब्जेक्ट्स, सॉरी। तो आपको देखो वास्ट सिलेबस है, हिस्ट्री का तो तुम्हें पता ही है कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पॉलिटिकल साइंस तक पहुँच जाती है, हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है। तो आपका जो पेपर दो होते हैं, सबसे पहला होता है एनडीए मैथ्स का, फिर होता है गेट का। तो फर्स्ट मैं बताऊंगा सबसे पहले मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आपके पास ऑन एन एवरेज 85 डेज बच रहे हैं, ठीक है। तो आपको डे 1 से लेके डे 45 तक आपको जो हाई वेटेज सब्जेक्ट्स है ना, हाई वेटेज टॉपिक्स है, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं आपको, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद अब आपको ये होगा कि भाई हाई वेटेज कौन से टॉपिक से, ये भी बता दो। तो आपको मैं जो अभी करेंटली पेपर्स हुए हैं एनडीए 1 2026 एंड एनडीए 2 2025, उनके अकॉर्डिंग बताऊंगा। भाई प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, अब ऐसे चैप्टर्स बन गए हैं ऑन एन एवरेज भाई 20 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं। और चैप्टर्स प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स हार्ड भी नहीं है भाई, मतलब ये कहूँगा मैं, इजी, मेरे को तो इजी लगते हैं भाई, देखो, और इजी है ही है चैप्टर भाई, हार्ड है ही नहीं इनमें। तो आपको प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक, ठीक है, 20 क्वेश्चन आ रहे हैं ऑन एन एवरेज। ट्रिग्नोमेट्री से ऑन एन एवरेज भाई 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में एक देखो ट्रिक बताता हूँ आपको, यहीं वीडियो में एक सेकंड के लिए। कोई भी अगर वैल्यू पूछ रहा होगा ना, कोई इक्वेशन दे के या ट्रिग्नोमेट्री की, वहाँ थीटा की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो अपने लेट मान के, बस इनफाइनाइट नहीं होनी चाहिए, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स, भाई कम से कम 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन ऑफ चैप्टर। भाई रियली इससे इजी चैप्टर ही नहीं होगा मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट से। और भाई वही, और एलजेब्रा में देख लो भाई तुम, सीक्वेंस एंड सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, भाई इजी इजी चैप्टर्स। हाँ, मैं बता सकता हूँ कैलकुलस, कैलकुलस हार्ड है। अगर आप देखो आपके पास टाइम हो तो कैलकुलस करना, वरना कैलकुलस में कुछ चैप्टर्स करना, जैसे कि डिफ्रेंशिएशन कर लेना और डेफिनेट इंटीग्रल्स, दो होते हैं जैसे इंटीग्रल्स में, इंडेफिनेट, डेफिनेट। तो आपको क्या करना है, डेफिनेट पहले करना है, प्रायोरिटी डेफिनेट को देनी है, क्योंकि उससे क्वेश्चंस भी इजी बनते हैं और क्वेश्चंस भी ज़्यादा आते हैं उससे, ठीक है। मैथ्स की स्ट्रेटेजी क्या है आपकी, डे 1 से लेकर डे 45 तक आपको अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं क्लियर, बिल्कुल, कि क्या मेरी स्ट्रेटेजी, अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं। और डे 45 से लेकर डे 60 तक आपको पीवाई क्यू लगाने, 5 से 10 साल के, कुछ नहीं करना। पीवाई क्यू लगाई, जहाँ अटक रहे हो फिर उसको एनालाइज करो कि हाँ भाई कहाँ दिक्कत हो रही है मुझे, फिर पीवाई क्यू लगाए। ऐसे डे 60 तक पीवाई क्यू लगाने हैं, ठीक है। और रही बात इंग्लिश की, गेट में जो सबसे बड़ा रामबाण है आपके लिए तो वो है इंग्लिश। इंग्लिश भाई 200 नंबर की आती है, 200 नंबर मायने रखते हैं भाई। अगर आप अकेले 200 नंबर इंग्लिश करके आके और कुछ भी सब्जेक्ट अगर मान चलो आपने फिजिक्स चूज कर लिया तो भी क्लियर है गेट की कट ऑफ, ठीक है। तो 200 नंबर की इंग्लिश आती है। मैं और इंग्लिश में भाई आपको वो कैब आज से रजिस्टर बनाना पड़ेगा या डायरी बना लो, डायर अपने अच्छे अच्छे वो कैब करो, अपने जेब में रख के डोलो, कहीं भी घूमने जाओ या टाइम जब भी मिले निकालो जेब में से, पढ़ते रहो। वरना जैसे स्टडी टेबल होगी आपके, जैसे मेरी स्टडी टेबल है मैंने ये अपना कुछ प्रेफरेंस भाई चैप्टर्स का लगाया हुआ है, मैथ्स का आपको दिख नहीं रहा होगा थोड़ा सा। तो ये मैं इसलिए लगाया हुआ है कि मैं कौन कौन से मैथ्स के चैप्टर के पीवाई क्यू कौन से उसमें रखूंगा सीक्वेंस में। जैसे मैं अपनी पर्सनली बताऊं तो मैंने ऐसे रखा है कि जो हाई वेटेज भी है और इजी भी है उस प्रकार से। तो फर्स्ट मेरा मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, जस्ट उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है,
उसका कोई मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट और ट्रिग्नोमेट्री को रिलेटेड नहीं है। जस्ट उसके बाद आता है पीएनसी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पीएनसी जरूर आना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़रूरत होती है पीएनसी। पीएनसी देन प्रोबेबिलिटी और देन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये हो गए ये चैप्टर्स। और फिर हमको करना वेक्टर एंड 3D, क्योंकि इन चैप्टर से भाई 12 क्वेश्चंस आते हैं, 12 to 13 ऑन एन एवरेज, वेक्टर एंड 3D। वेक्टर कर लिया आपने तो 3D आपके लिए आसान हो जाएगा। और ऐसा मत करना, देखो एक तो होता है ना कि रैंडम कुछ भी पढ़ रहे हैं भाई, वो करोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि एक सीक्वेंस होता है पढ़ने का भी, कि उससे ये है कि चैप्टर रिलेट करते हैं आपस में। तो वेक्टर देन 3D मेरा अपना बता रहा हूँ, फिर क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स एंड सीक्वेंस, देन कैलकुलस शुरू हो जाएगा मेरा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी एंड इंटीग्रल। ये है मेरा कॉन्सेप्ट। मैं बस इन चैप्टर्स को ही करूँगा। और जैसे होते हैं ना बायनोमियल और अपना ये बाइनरी एंड सम चैप्टर्स ऑफ, मैं उनको स्किप करूँगा बिल्कुल, क्योंकि उनसे क्या एक एक दो दो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके, वो पहले उनके लिए मैं पहले पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ूँ फिर PYQ लगाऊँ। नहीं भाई, तो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी से काम होगा। ठीक है, मैं कहा था, तो मैं था वहाँ पे कि अपने एक जो टेबल हो, स्टडी टेबल, कहीं भी आप पढ़ाई करते हो तो वहाँ पे जैसे मेरी अलमारी थी, मैंने देखो अपना, मैं सबसे पहले क्या यूज़ करता हूँ, आपको भी यूज़ करना चाहिए, तो मैं सजेस्ट करूँगा आपको, एक कैलेंडर हो, कोई भी कैलेंडर मेरे पास। एक तो देखो ये टंग रहा है, एक मेरा ये छोटा कैलेंडर है, मतलब इसमें क्या है, आप डेट्स लिखी होती है, आज अगर सुबह पढ़ने बैठ रहे हो ना, तो सर्कल कर दो उस डेट को, उससे ये आपके सामने रहेगा, तो उससे ये पता चलता रहेगा आपको कि मेरे एग्ज़ाम के लिए कितने दिन बच रहे हैं और कितने दिन बीत चुके हैं, ये सब चीज़ पता लगता रहेगा आपको। एंड अपना भाई रात को एक और करना कि मान के चलो कल आपको क्या पढ़ाई करनी है, तो आज रात को आपको रात में एक पेज पर नोट करना है, अपना टारगेट लिखना है। भाई सब कहते हैं कि पढ़ाई 8 घंटे करनी चाहिए, 10 घंटे करनी चाहिए, मैं कहूँगा घंटे मत गिनो, घंटे गिनो ही मत ना कितने पढ़ाई कर रहे हो। आप क्या करना, काम गिनो कि मेरे को आज इसके PYQ कंप्लीट करने हैं, मेरे को आज ये चैप्टर कंप्लीट करना है, मेरे को इसके क्वेश्चंस लगाने हैं। मतलब आप अपना वर्क दो, मिशन दो अपना, ये मत दो कि मेरे को 8 घंटे पढ़ना है, 10 घंटे पढ़ना है। भाई घंटे से कुछ नहीं होता, अपना टारगेट बनाओ। करने को तो आप 2 घंटे में भी 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, करने के लिए तो आप 1 घंटे में भी 30 कर दोगे। वही अपना टारगेट बनाओगे ना, ये क्वेश्चंस करने, तो टाइम मत देखो, टारगेट बनाओ, टाइम से क्वेश्चन मैथ के सोल्व करो। पहले तो देखो आपको ऐसा है, अगर बेसिक्स हो आपकी मैथ, आपको थोड़ा फॉर्मूला बुक रखो एक, जैसे मेरे पास आपको दिखाता हूँ मैंने, वैसे तो मैं नोट्स बनाता हूँ मैथ्स के, पर मैंने फिर भी मंगा लेती जल्दी, इसमें शॉर्ट नोट्स बन रहे थे। देखो ये दिख रही है आपको, ये NDA मैथमेटिक्स फॉर्मूला बुक। ठीक है, ये भाई देखो कितनी पतली है, आप देख रहे हो, इसमें सारे चैप्टर्स के पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट, अच्छे सारे फॉर्मूले डिटेल्ड डिटेल्ड फॉर्मूलेज, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस भी दी हुई है। और रियली मैं बता रहा हूँ, NDA 1 2026 में इसमें से कुछ क्वेश्चन आए थे, मुझे मेरा एक्सपेक्ट नहीं था कि इसमें से आएंगे, पर आ गए थे। ठीक है, तो टेबल जहाँ भी हो, अपने सामने अपने साइड की वॉल्स पर, इधर जैसे अलवीरा वगैरह, देखो मैंने यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये आपको शायद दिख नहीं रहोगे क्लियर। यहाँ पे मैंने एक ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जैसे cos 22 एंड हाफ की डिग्री, हाफ डिग्री का फॉर्मूला, 10 15 डिग्री, ऐसे जैसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, मेरे को याद नहीं होते थे पहले, अब मेरे को सारे याद है। देखो इतना फायदा होता है अपने आंखों के सामने, जहाँ पढ़ने बैठते हो ना आप, तो आंखों के सामने बातें आती रहती हैं, तो उससे ये होता है। अब जैसे भाई मैं बताऊं, हम कोई JEE एस्पिरेंट नहीं है, हम कोई नीट एस्पिरेंट नहीं है, हम है NDA एस्पिरेंट। तो मोटिवेशन वाला चीज़ रखो ही मत ना अपने अंदर, अपने आप सेल्फ मोटिवेट हो। ये नहीं है कि आप वीडियो देख रहे हो किसी टीचर की मोटिवेशन की, या यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, आप NDA में जा रहे हो, आप कोई JEE एस्पिरेंट IIT या एम्स में नहीं जा रहे आप। ठीक है, तो भाई आप डिसिप्लिन रहो, वहाँ पे भी जाके वही है ना बात, जितना रगड़ा उतना तगड़ा, वही वाला सीन रखो अपना। ठीक है, तो अपनी टेबल के आगे कहीं भी आसपास चिपका के रखो इंपॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें याद नहीं होती। रात को अपना टारगेट बनाओ, ये काम करना है कल, फिर उस टारगेट को जैसे ही कंप्लीट हो टिक लगाओ, फिर दूसरा टारगेट दो अपना, टिक लगाओ, ऐसे करो आपका। और कंसिस्टेंसी, भाई देखो एक तो ये होता है कि मान के चलो आप आज तो पढ़ लिए 8 घंटे, फिर आपका कल करा यार आज नहीं पढ़ रहा, मेरा मन नहीं कर रहा, तो भाई आपका कुछ नहीं होगा। भाई कंसिस्टेंसी बनाओ, चाहिए ना, अगर आप डेली 5 से 6 घंटे भी पढ़ लो ना, पर कंसिस्टेंटली, ठीक है कंसिस्टेंटली, तो भाई आपका, मैं ये कह रहा हूँ क्लियर होगा ही होगा NDA। ठीक है, मैंने प्रीवियस अटेम्प्ट दिया, मैंने यही गलतियाँ की थी, और मैं आपसे ही बता रहा हूँ रेली, मैं खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ ना, और आप ये कह रहे हो इतना कॉन्फिडेंस से क्या बोल रहा है। भाई देखो जो डेस्टिनी में लिखा है उसको तो मिटा नहीं सकते, आपको तो पता ही है। पर इस बार मैं NDA की अच्छी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और मैं
रियली मेरे को इतना बिलीव है अपने आप पे, मैं इस बार एनडीए क्लियर करूंगा। एंड देखिए, अगर मेरा इस बार एनडीए क्लियर होगा ना, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा आपके लिए, कि मैं बताऊंगा कि मैं, मेरी देखो प्रिपरेशन अच्छी चल रही है और मेरे को पता है भाई क्लियर होगा। अगर 1% नहीं हुआ क्लियर तो मैं कह नहीं सकता, बट क्लियर मेरा होगा, अच्छी प्रिपरेशन चल रही है एंड आई बिलीव ऑन माई सेल्फ। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ है भरोसा रखो, और अपने आप को अभी से ही ना, जो भी आप बनना चाहते हो वो मानना शुरू कर दो। क्योंकि अपने सबकॉन्शियस माइंड में जब लगेगा ना कि लेफ्टिनेंट प्रमोद या कुछ भी आप जो बनना चाहते हो, सुबह सुबह उठकर कहो, इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड है जो उस पर प्रभाव पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, और मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताई थी कि डायरी पे लिखना, ठीक है, उसको जेब में रख के डोलना, कभी भी टाइम मिले देख लो, वो क्या वैसे याद हो जाएगी। अब ग्रामर आपको लर्न करनी पड़ेगी, ग्रामर के रूल पढ़ने पड़ेंगे आपको, जैसे कि वॉइस, नरेशन एंड टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड ऐसी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी। एंड और भाई पी वाई क्यूज़ तो भाई मैं ये कहूँगा, अगर आपको कुछ भी करो मत करो, पी वाई क्यूज़ 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लगाना शुरू कर देना। बिल्कुल पी वाई क्यूज ही पी वाई क्यूज, दबा के पी वाई क्यूज करने हैं आपको। ठीक है, उससे पता है क्या फ़ायदा है पी वाई क्यू से, मैं बताता हूँ आपको। उससे ये है कि आपको ये पता चलता रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा, किस चैप्टर में से ज़्यादा उठ रहे हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार जो रिपीट हो रहे हैं। जैसे पीएनसी में एक क्वेश्चन हर बार आता है, एक नहीं 2 से 3 भी आ जाते हैं हर बार। आपको बताऊँ वो होता है जो वर्ड दे देते हैं 5 लेटर्स का, वर्ड मीनिंग, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग वर्ड बताओ इतना। तो जैसे करते हैं 3 × 2 × आपको मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, आपको मैं आप समझ नहीं आएगा ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे मतलब कुछ ऐसे हैं टॉपिक जिन पे 100% आना ही आना है क्वेश्चन। तो पी वाई क्यू से ये आपको पता लग जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्पॉट, हाँ वो पी क्यू आर एस एंड स्पॉटिंग एरर्स और क्लोज टेस्ट, आइटम एंड फ्रेजेस, मतलब सब चीज़ ही कर लेना, लेकिन वो है अपना स्पॉटिंग एरर्स एंड पी क्यू आर एस कर लेना। मुझे लग रहा है कि अब के बारे से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। अगर आप देखो भाई पीसीएम से हो तो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री तो भाई इजी थिंग है, क्योंकि 12th लेवल की अगर आपने कर लेना 12th लेवल के अच्छे, तो एनडीए की आप कर दोगे, रियली बता रहा हूँ मैं। अगर आपने नहीं करी है, मान चलो 12th में नहीं थी आपके पास पीसीएम, तो भी आप 11th 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मत पढ़ना, क्योंकि आउट ऑफ 100 70 to 80% 9th and 10th की आती है। ठीक है, उस 20 to 30% 12th 11th की को आप पढ़ने की कोशिश मत करना, 10th की को पढ़ना, जैसे कि टिश्यूज, सेल और ऐसे चैप्टर्स, जैसे बायोलॉजी में, फिजिक्स में, जैसे जैसे ऑप्टिक्स हो गया। अब ऑप्टिक्स कौन सा टॉपिक है, वैसे आज तो 12th में भी है पर 10th में भी था, 10th लेवल का ही आता है, लेकिन उसमें और क्वेश्चन भी अच्छे खासे आ जाते हैं। ऑप्टिक्स हो गया, साउंड एंड वेव्स हो गया आपका, और इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये चैप्टर्स ऐसे हैं फिजिक्स में, आप कर लोगे। पीसीएम के हो तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो इतना वो नहीं पड़ेगा, बायोलॉजी में भी 9th 10th की आती है, तो इतना तो आपने पढ़ाई है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जीएस। तो भाई देखो जीएस में तो मैं ये कहूँगा, अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ मैं, रियली मैं पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ जब जाऊँगा ना पढ़ के, तो आर्टिकल्स पढ़ के जाऊँगा, और कुछ कमेटीज़ वगैरह जैसे कि स्वराज पार्टी, और ये जैसे कि अपनी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी, थोड़ी ऐसी होती है मोटा मोटा, ये पढ़ के जाऊँगा पॉलिटिकल साइंस में। कितने क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 या 5 मैक्सिमम, जो फिलहाल के टाइम में क्वेश्चंस उठ रहे हैं ना भाई, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके हिस्ट्री एंड जियोग्राफी। जियोग्राफी से भाई 20 to 22 क्वेश्चंस फिक्स है भाई, ये तो आने ही आने हैं। ठीक है, और हिस्ट्री से भी 10 to 15 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब देखो भाई हिस्ट्री में आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, हिस्ट्री में होते हैं 3 पार्ट, एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। आप यूट्यूब पर देखोगे तो सभी टीचर्स एंशियंट से शुरुआत करते हैं, पहले एंशियंट पढ़ाते हैं, फिर मेडिवल एंड फिर मॉडर्न। तो भाई देखो मैं अपनी बताऊं, अगर आपको देखो अच्छे खासे मार्क्स लाने हैं तो आप पहले मॉडर्न करो, क्योंकि ज़्यादा वेटेज जिसका है ना भाई उसको करो पहले, और एंशियंट का मॉडर्न का कोई लेना देना भी नहीं है, इंटरेक्ट नहीं है आपस में, तो पहले मॉडर्न करो, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और हाई वेटेज का है। ठीक है, और उसके बाद कहूँगा मैं कि आप फिर करो आप एंशियंट और फिर करो मेडिवल। ठीक है, मॉडर्न, एंशियंट और मेडिवल। एंड देन आई एम टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में होता है जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी, और जैसे कि जिसमें हम बात करते हैं अपने जो उसकी, जैसे ये होता है अपना कॉन्टिनेंट वगैरह की बात करें हैं, तो आपको ज्योग्राफी में क्या करना है, इंडियन ज्योग्राफी पहले करनी है, सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी, एंड देन करना है आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी, एंड देन करना है आपको जियोमॉर्फोलॉजी, देन क्लाइमेटोलॉजी। मतलब मेरा कहने का मतलब है इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले करनी है आपको। ठीक है,
उससे ही ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसे कि ड्रेनेज से रिलेटेड, सॉइल से रिलेटेड, और मतलब ठीक है। तो यही था। और अपना इकोनॉमिक्स में तो अपना ये है कि पढ़ के जाओ तो वन शॉट भी ले लेना चाहिए 5 ईयर प्लान्स का, क्योंकि उससे उससे एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं 5 ईयर प्लान से, ठीक है। और करंट अफेयर्स, देखो मेरा मन तो ये, यूट्यूब से कोई 1 मंथ के करंट अफेयर्स कोई भी आप, जो आपको टीचर अच्छा लगे, जैसे जनवरी मंथ, फरवरी मंथ, यानी अपने एग्जाम से जस्ट प्रीवियस 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स कर जाना, ठीक है। ये इनफ रहेगा आपके लिए। तो भाई मैं इतना कहूँगा कि अपना 1 से 45 डेज तक अपना क्या करना है, आपको सिलेबस कोर्स कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है। उसके बाद सिलेबस नहीं करना। 45 से 60 डे 45 से लेकर डे 60 तक आपको क्या करना है, PYQ, मैथ्स के PYQ, फिजिक्स के PYQ, केमिस्ट्री के PYQs ही करने हैं आपको PYQs। और ऐसे नहीं भाई आप कर रहे हो PYQs, उनको एनालाइज करो भाई कि कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा उठ रहे हैं, ठीक है। ये एनालाइज कर लिया। अब डे 45 से 60 तक ये हो गया आपकी PYQ। और डे 62 लेकर डे 80 कितने बचे, 20 डेज। क्या करना है आपको इसमें, मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवीजन, मॉक टेस्ट, एनालाइज, रिवीजन, ठीक है। मॉक टेस्ट क्या करना भाई, मॉक टेस्ट दिया आपने, अब ऐसे नहीं आपने मॉक टेस्ट दे दिया, मान चलो मैथ का दिया आपने 300 का, 300 में से लेट से आपके बन रहे हैं 85 से 90 के मार्क्स बन रहे हैं। अब आपके बन गए, आपने फिर बंद कर दिया, ठीक है। आपने ना तो एक्यूरेसी देखी, ना आपने देखा कितने इनकरेक्ट थे, ना आपने देखा कितने करेक्ट थे। मॉक टेस्ट लगाया, दिया एग्जाम। उसके बाद ये देखो आपको एक्यूरेसी क्या थी, सबसे पहले डिपेंडेंट चीज़ अपने ये रखो माइंड में, अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान दो। एक्यूरेसी भाई आपकी कम से कम 70 to 80 तो होनी ही चाहिए एक्यूरेसी आपकी, ठीक है। एक्यूरेसी देखी, और फिर ये देखो कितने इनकरेक्ट हुए। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो, ठीक है। यू शुड बी अवॉइड नेगेटिव मार्किंग एंड फोकस ऑन पॉजिटिव मार्किंग। भाई नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करो जितना हो सके, ठीक है। ये आपको ले बैठती है, कभी कभी ऐसा ही होता है। बहुत बार हम क्या सोचते हैं एग्जाम में ना, कुछ बने, जैसे मान चलो हमने कट ऑफ तो क्लियर हो गया, मान चलो मेरे बन रहे हैं 80 बन रहे हैं 300 में से, तो मैं कहता हूँ यार 10-15 तुक्के लगा देता हूँ, क्या ही होगा। भाई वो 10-15 तुक्के क्या पता गलत हो और तुम्हारे 75 से बढ़ जाए 55, नहीं हुआ क्लियर कट ऑफ। बस ऐसा ही होता है। हाँ आपके बिल्कुल क्लियर है, दो अच्छे खासे मार्क्स बन रहे हैं 100, और जब आपको लग रहा है 5-6 तुक्के मार दो कुछ, जब मार सकते हो आप। और तुक्के का मतलब तुक्के नहीं कह सकते उसको, मतलब उसको एलिमिनेशन कह सकते हैं, कि आपको 4 ऑप्शन है, उनमें से लगता है कि ये नहीं हो सके, दो में से, तो दो में से जब है ना, तो आप फिर 50-50% चांस हो जाते हैं, फिर उसमें से लगा सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको। लगाया, एक्यूरेसी देखी कितने पॉजिटिव नेगेटिव मार्किंग कितनी है, और फिर उसके बाद पूरे पेपर को सोल्व करो, देख के एनालाइज करो उसे, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन था आप पे जो नहीं बना, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा था, ठीक है। यही गेट के लिए करना है आपको, ठीक है। गेट के लिए भी ऐसे ही मैं बताऊंगा, मॉक टेस्ट लगाया, एक्यूरेसी देखी, और फिर एनालाइज किया कि कहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहे, किस चैप्टर में से आया है ये क्वेश्चन जो मेरे पे नहीं बन रहा है, ठीक है, ये देखना है। तो भाई रियलिस्टिक बताता हूँ मैं अपनी स्ट्रेटेजी, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी नहीं बताता कि भाई मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ, ना ही मैं कोई भाई NDA क्लियर किया है, मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ, और आप देख ही सकते हो मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जस्ट आपको तो बताइए SSB में GD होता है, ग्रुप डिस्कशन। तो अभी से ही मैं वीडियोस बना रहा हूँ, अभी मैं तो थोड़े हिंदी में बात कर रहा हूँ। एंड नाउ कैन आई कैन टॉक इन इंग्लिश, बट आई एम टॉकिंग इन हिंदी बिकॉज दिस इज माई स्टार्टिंग, एंड देन स्टेप बाय स्टेप आई एम गोइंग टू द इंग्लिश स्टेप्स, एंड देन स्टार्ट टू टॉक इन इंग्लिश। सो अभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी भी नहीं है, मैं आपको बताऊँ रियली। एंड पर मैं धीरे धीरे से इंग्लिश अपने जो वीडियोज़ रहेंगे उनमें इंग्लिश यूज़ करूँगा, वोकैब लर्न करूँगा, एंड जो टंग है मेरी वो इंग्लिश की तरफ रहेगी रहेगी, मतलब तो मैं मतलब इंग्लिश बोलना शुरू कर दूँगा, ठीक है, धीरे धीरे वीडियोज़ में। तो बस यही कहूँगा, मैं ये अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कर रहा हूँ मैं, और जिससे मेरा अच्छी खासी मैं इंग्लिश भी लर्न हो जाए, मेरे को वोकैब हो जाए, और GD के टाइम पर मेरे को प्रॉब्लम ना आए। भाई मैं आपको, भाई मैं स्किनी दिख रहा हूँ बहुत पतला, तो रियली बताऊँ आपको, ये वैसे मतलब कोई था नहीं स्ट्रैटेजी में, पर मैं ऐसे बता रहा हूँ अपने। मैं एक एथलीट भी हूँ, मैं एथलीट हूँ, और मेरा ये था शुरू बचपन से कि डिफेंस में जाना है। तो मेरे को धीरे धीरे 11th क्लास में इंडिया के बारे में पता चला, जब से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, पर देन आई एम नॉट सो सीरियस, सो आई एम सो सीरियस, ठीक है। सो ऐसा ही था, जब मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं थी, नॉट सो गुड, सो therefore I am not able to clearing that examination. So now I am fully serious, so I believe on myself that NDA 2 2026 is going to be my best examination, because I am giving my 100% to giving to
giving this examination. Okay, so I can say like to you, if you want to clear examination, so stay consistent. ठीक है भाई, जिस दिन मेरा एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ था ना, जब मैंने पीडीएफ में अपना रोल नंबर नहीं देखा, तो भाई वो फील होता है ना, आपकी हार्ट बीट्स बढ़ जाती हैं और सांसें थम जाती हैं। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा, जो भी मेरे जूनियर्स हों या मेरे बराबर के दोस्त हों, अगर आप चाहते हो कि आपको फर्स्ट अटैम्प्ट पे एनडीए 2026 नहीं, आप नहीं चाहते कि आपका भी नाम रोल नंबर नहीं है, तो भाई आज से ही ये समझो कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है। जिस दिन आपने ये सोच लेना कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर हो जाएगा आपका, रियली बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो भाई अपने कंसिस्टेंट रहो और हाई वेटेज टॉपिक्स पर ध्यान दो, एंड बिलीव ऑन योर सेल्फ एंड स्टे कंसिस्टेंट। जय हिंद, जय भारत।